गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियोस में पढ़ रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर हेलोकेन्स एंड हेलोअरीन्स। और स्टूडेंट्स, हम अपनी लास्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोकेन्स और हेलोअरीन्स पढ़ लिया था, और आज वाली हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोकेन्स कि हेलोकेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर केमिकल नेचर जानना है, अगर आपने हेलोकेन्स का, हेलोअरीन्स का, तो आप उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो में हम उनके मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट सबको डिस्कस अच्छे से कर लिया था, डायपोल मोमेंट जान लिया था, पोलर नेचर भी जान लिया था। तो इसी से जुड़ा हुआ आज हमारा नया टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोकेन्स। पहले हम हेलोकेन्स से जुड़ी हुई केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और फिर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोकेन्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके दिखा रखा है। तो देखिए, जो हेलोकेन्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरह की रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए रिएक्शंस, यहाँ लिख लीजिए रिएक्शंस। मैं रेज कर देती हूँ, थोड़ा सा नीचे ला देती हूँ। रिएक्शंस क्या, जो हेलोकेन्स है कौन कौन की रिएक्शंस के टाइप्स को शो करते हैं वो, ठीक है, रिएक्शंस की। तो बेसिकली आपके हेलोकेन्स 3 तरह की रिएक्शंस की जो टाइप्स है उसको शो करते हैं। एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा आएगा रिएक्शन विद मेटल्स। ये तीनों तरह की रिएक्शंस हमारे हेलोकेन्स शो करते हैं। तो हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये भी हमें हमारा बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। एक होती है SN1 और होती है SN2, SNI और SNR, सॉरी, ठीक है। अब SN1 क्या है? इसका पूरा नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। और ये होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। और ये होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी उसी मॉलिक्यूल के अंदर से रिप्लेस होकर, ठीक है। और चौथा होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, जिसके अंदर आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे इसकी और आगे क्लासिफिकेशन SN1 टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है SN1, इसका मैकेनिज्म कि आपके हेलोकेन्स SN1 रिएक्शन कैसे शो करते हैं। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, 3 तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल्स, और ये आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आगे 4 तरह से होती है, SN1, SN2, SNI और SNAR। आज हम करेंगे SN1। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास +2 में, तो उसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से जुड़ा हुआ यूनिमोलिकुलर, यानी कि जिसके अंदर एक मोलिक्यूल का एक टाइम पे यूज हो, यानी कि एक मोलिक्यूल मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपने ये क्लास +1 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच, आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ, एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक अच्छे से तभी समझ में आती है जब हम नोटबुक में साथ साथ लिखें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच, वो रिएक्शंस जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा आपके सबस्ट्रेट पर, या रिएजेंट की फॉर्म में आएगा। हमारा कौन सा रिएजेंट आएगा? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा हमारे सबस्ट्रेट पर। इस बार हमारा सबस्ट्रेट कौन होगा? हमारे हेलोकेन्स, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ RX, इसके ऊपर आके अटैक करेगा, और फाइनली आपको जो ये ग्रुप है हेलोकेन वाला, हेलोकेन वाले मॉलिक्यूल के अंदर ये जो मेंबर है एटम, हेलोजन एटम को रिप्लेस करवा देगा और खुद आके अटैच हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल आया और इसने
यहाँ से ये लीव कर जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, हेलोजन। ये से आप लिविंग ग्रुप बोलोगे, ठीक है। +1 में हम लिविंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा ग्रुप लिविंग अच्छा है। जितनी अच्छा आपका लिविंग ग्रुप होगा, जितना ही निकलने को तैयार होगा, उतनी ही जल्दी आपका न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये निकल गया और ये होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एज आपके रिएजेंट आकर आपके सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा और आपके पास न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और ये नया प्रोडक्ट बन जाएगा और ये X नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ तक आ गया हो तो समझ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आती हैं और सबस्ट्रेट पर अटैक करके एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ लोग नए आए, उन्होंने पुराने वाले जो बॉन्ड बने हुए थे उनको तोड़वा दिया, उनको रिप्लेस करवाकर खुद अटैच हो गए, ठीक है। अब आप जानते हो ऐसा क्यों होता है। Rx मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप जानते हो इसका नेचर कैसा होता है, पोलर। तो पोलर नेचर होने की वजह से इसका बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल, क्योंकि इनमें हेराफेरी होगी ना, हेलोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स के कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा है, तो यानी कि बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, यानी कि इनका रिश्ता थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, यानी कि इनके रिश्ते को तोड़ना गया बहुत ज्यादा आसान। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसके ऊपर आके इजिली अटैक कर देगा और ये इस पॉजिटिव पार्ट पर, और जैसे ये निकलेगा तो ये R पॉजिटिव बन जाएगा, R पॉजिटिव के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है, और X नेगेटिव निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म हम अच्छे से करेंगे। और अब हम करेंगे SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी करोगे, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करोगे SN1 मैकेनिज्म से भी करोगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SN2 मैकेनिज्म से भी करोगे। आज हमारा टॉपिक है SN1। ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए, मैं दोबारा से आपको हाइड्रोलिसिस करके दिखाती हूँ, ठीक है। हम कोई भी हेलोल के लेके चलेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म और रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या लेंगे, Rx लेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल देंगे, वाटर। मैंने कहा था ना एक रिएजेंट आएगा, हमने क्या ले लिया, रिएजेंट वाटर ले लिया और आपके पास क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा और क्या बन जाएगा, X नेगेटिव निकल जाएगा। ये लिविंग ग्रुप आपका, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसी होगी, ये हम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट यूज करें वाटर। जो आपका वाटर है ना, पोलर नेचर का होता है, आप जानते हो, और ये प्रोटिक, इसे पूरे को बोलेंगे पोलर प्रोटिक नेचर, यानी कि ये हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करवाएगा, प्रोटिक नेचर यानी कि प्रोटॉन देने वाला। तो यहाँ पर वाटर का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। इसका मैकेनिज्म अगर आप करोगे, इसकी जगह मैं पहले आपको दिखाती हूँ। मैंने मान लीजिए ये वाला एक हेलोकेन ले लिया, मैं टर्शरी वाला लेती हूँ। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि मैं टर्शरी क्यों ले रही हूँ, क्योंकि टर्शरी में जो है वो सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म को शो करता है। आप देखोगे, आपको सारा बताऊंगी क्यों होगा। तो SN जो मैकेनिज्म है उसे टर्शरी कार्बन सबसे ज्यादा शो करता है, तो हमने ये टर्शरी कार्बन वाला हेलोकेन ले लिया और इसके अंदर आप डाल दीजिए वाटर। ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर CH3 हो जाएगा और OH, ठीक है स्टूडेंट, और Cl नेगेटिव। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, तो ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। ध्यान दीजिएगा, जो SN1 रिएक्शन है, SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होता है। तो स्टेप 1 लेके चलेंगे। इसके अंदर क्या होगा, आपका सबसे पहले क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप है ना, ये निकलेगा, ठीक है। अभी आप कहोगे ये अपने आप कैसे निकल जाएगा, CH3 यहाँ CH3 लगा दीजिए और Cl, क्योंकि आप इसको आपने किसके साथ डाला है, पानी के साथ, और पानी कैसा है, पोलर है, पोलर। और ये आप जानते हो ये बॉन्ड भी कैसा होता है, पोलर है। तो ये वाला जो सॉल्वेंट है, इन दोनों, इसके ये भी पोलर, ये भी पोलर, और ये ज्यादा पोलर होने की वजह से इसके बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक, यानी कि आपका पोलर नेचर ऑफ वाटर की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो Cl नेगेटिव को निकालने का काम भी वाटर ने करवाया, ठीक है। तो पोलर नेचर काम आ गया। उसके बाद ये देखिए, अब आप ये CH3 Cl
निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। अब इसको भी कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब देखिए, अब जानते हो अपने कार्बोकैटायन पढ़ा हुआ है, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपका जो स्टेप है ना, कितनी जल्दी या कौन सा मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से ये स्टेप जो रिएक्शन है टर्शियरी वाला कार्बन सबसे ज़्यादा जल्दी शो करेगा। ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि आप जानते हो टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। जो ये रिएक्शन हमारी टिकी हुई है, ये सारी टिकी हुई है हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। जितना ज़्यादा आपका स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उतना स्टेबिलिटी से आप रिएक्शन, यानी कि उतना अच्छी आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो इसीलिए मैंने टर्शियरी वाले का एग्जांपल लिया था, आप सेकेंडरी वाले का भी ले सकते थे। ऐसा हम कैंसर टर्शियरी और सेकेंडरी ज़्यादा अच्छे से करते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। तो आप देखिए, आपके पास एक कार्बोकैटायन बन गया, है तक आ गया समझ में, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। अब आप नया स्टेप करेंगे, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन आ गया। अब यहाँ पर इसे मैं रेज कर देती हूँ, यहाँ पर इस कार्बोकैटायन पर वाटर आएगा और वाटर आके क्या करेगा, अटैक। ये देखिए मैंने लिख दिया C पॉजिटिव CH3, ऐसे लिख लीजिए CH3 और CH3 और पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके वाटर ने आके अटैक किया, तो H2 यहाँ पर इस तरह से आके अटैक होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3O। अब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन ने ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर अब ये अनस्टेबल है, तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा। जब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा तो ये देखिए मैंने एक और वाटर का मॉलिक्यूल यूज किया, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। या इधर लिख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ से ऑक्सीजन इसे इरेज कर दीजिए, ये वाला, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ले ली और इस प्रोटॉन को कौन ले जाएगा, मेरा वाटर मॉलिक्यूल, और ये बन जाएगा CH3OH। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज था, और ये H को कौन ले आया, H3O पॉजिटिव, यहाँ लिख लीजिए H3O पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स। मान ली 2 स्टेप हुए हैं मेनली, क्या स्टेप 1 में क्या हुआ, सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकला Cl नेगेटिव, ठीक है, वाटर के पोलर नेचर होने की वजह से, और दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अनस्टेबल है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो नया वाटर मॉलिक्यूल आएगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी और ये वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव को लेकर निकल जाएगा और H3O पॉजिटिव निकल जाएगा और साथ में बन जाएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे ये वाला स्टेप हमने किया था CH3 और यहाँ से X निकला था और यहाँ पर जो Cl था ये निकला था, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये स्लो स्टेप है। ये स्टेप क्या है, स्लो। ये मैंने इसलिए रेज किया क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने थे, पहले मैंने कंसेप्ट बता दी, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई थी। ये जो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप है, ये स्लोएस्ट स्टेप है। अब आपको वही कैसे है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका कार्बोकैटायन कितनी जल्दी बनेगा, कितनी जल्दी आपका लीविंग ग्रुप निकलेगा उतनी जल्दी आपको कार्बोकैटायन बनेगा और कितना स्टेबल बनेगा। तो आपको जानते हो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये इजीली बन जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटने में टाइम लगता है। अगर आप दूसरे स्टेप के कंपैरिजन में कंपेयर करोगे, ये वाला बॉन्ड टूटने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये स्टेप क्या हो जाएगा, स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में तो क्या है, जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो कार्बोकैटायन बनने के साथ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल तो तैयार ही बैठे इस पर अटैक करने के लिए, फटाफट से आके अटैक कर लेगा। तो ये स्टेप हमारा क्या होगा, फास्ट वाला स्टेप और ये स्लो होगा। और आप जानते हो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS भी बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात होगी कि इसका आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता लग गया, ठीक है। और दूसरी बात यानी कि RDS क्या है, फर्स्ट स्टेप बताता है। दूसरा, इसके अंदर एक टाइम पे एक मॉलिक्यूल इंक्लूड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल आप कितनी भी एक्सटेंट में ले लीजिए, ज़्यादा ले लीजिए, कम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पड़ेगा तो आपके इस लिविंग ग्रुप और यानी कि इस हैलोकेन वाले अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो आपका जो, अगर मैं रेट की बात करूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RX, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि KR, ये बता दो इसीलिए सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर रहा है। वैसे तो ये स्टेप वाइज वाली रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है,
और अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पे जाए तो मोलिकुलरिटी सीधी नहीं बता जा सकती, लेकिन अगर उसका ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो ऑर्डर भी क्या आएगा, एक आएगा। उसके अंदर एक मोलिक्यूल यूज हो रहा है, एक ही मोलिक्यूल पे आपका रिएक्शन डिपेंड कर रहा है रेट, इसलिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। एक मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो यूनिमोलिकुलर, ठीक है। और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेरिमेंटली आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पावर 1 आएगी, तो यानी कि ऑर्डर क्या आ जाएगा 1। तो ऑर्डर भी 1 और मोलिकुलरिटी भी 1। हम मोलिकुलरिटी लिख लीजिए, क्यों नहीं, यानी कि रिएक्शन कैसी हो जाएगी, मोलिकुलरिटी, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, यूनिमोलिकुलर हो जाएगी, यूनिमोलिकुलर। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसलिए यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करवा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल करवा रहा है ना, तो SN1 बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, और ध्यान दीजिएगा जो ये फर्स्ट स्टेप है ये एंडोथर्मिक होगा। ये ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखोगे तो एक्सोथर्मिक ही कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि अब देखो जब सेकंड स्टेप होगा और सेकंड स्टेप के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का, और जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ना काफी स्ट्रॉन्ग होता है और काफी एनर्जी निकलेगी, और एक्सोथर्मिक नेचर का ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी, इसलिए रिएक्शन इजीली प्रोसीड करेगी एक्सोथर्मिक। ये देखिए एक्सोथर्मिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। और तो आपको ये पता लगा फर्स्ट पॉइंट क्या था, यहाँ लिख लीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, और यहाँ पर मैं इधर लाइन लगा, ठीक है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप बताता है, और ये स्लो वाला स्टेप होगा क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। अब लीजिए, नो इफेक्ट ऑफ बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपके न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कितनी मर्जी ले लीजिए, बढ़ा दीजिए, तो भी ज्यादा अमाउंट में ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एल्काइल हैलाइड का ही फर्क पड़ रहा है, इसके बॉन्ड तोड़ने पर ही फर्क पड़ रहा है। फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, एंडोथर्मी। जो फर्स्ट स्टेप कैसा है, एंडोथर्मी, और जो सेकंड स्टेप है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। आप ये लगा लीजिए कि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, इसीलिए तो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ये फटाफट से हो जाता है और CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो ओवरऑल डेल H की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। कैसी आएगी, डेल H की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डेल H, और ये होगा लो टेम्परेचर पर। ये आप देख सकते हो थर्मोडायनामिकली भी हम पढ़ते आए हैं कि जब भी डेल H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो लो टेम्परेचर की कंडीशन आएगी। और आप लीच चक्लियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से जाके देखोगे, वहां भी हमने यही पढ़ा हुआ है कि ये वाली कंडीशन जो होगी वो लो टेम्परेचर कंडीशन होगी लेनी पड़ेगी, इसीलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक एनर्जी वाला, कि एनर्जी फेवरेबल कब होगी रिएक्शन की, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये हो गया आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है स्टूडेंट्स। और इम्पोर्टेंट बात एक और ध्यान में आई, RDS हो गया, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ठीक है। जितनी जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होगी। और हाँ, आप जब ये रिएक्शंस करोगे, कई तरह की रिएक्शंस, जिस तरह का आप मोलिकुलर लेके चलते हो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकती है, कार्बोकेटाइन के अंदर क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। आप क्लास +1 में पढ़कर आए हैं हम लोग कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट, वहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है तो शिफ्टिंग हो जाती है ताकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए, है ना। तो ये कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट इसमें होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस रीअरेंजमेंट का रिएक्शन की रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिएक्शन रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन। ये डिपेंड करेगा कि कार्बोकेटाइन बन कौन सा रहा है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसका फर्क पड़ेगा, ना कि अगर कार्बोकेटाइन जो भी बन रहा है उसकी सेकेंडरी से मान लो बन रहा है तो सेकेंडरी से टर्शियरी में अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो रीअरेंजमेंट का रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और लास्ट ये सारे पॉइंट करने के बाद हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रोटोन, जो वाटर का जो मैंने रोल बताया है, आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए जो अपन न्यूक्लियोफाइल, वो पोलर, जैसे लिखिए पोलर प्रोएटिक नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये पोलर का मतलब, ये इसका रीजन मैं बताऊं क्या है, पोलर क्या करेगा, यहाँ देखिए, ये इसका मैं यहाँ बता देती हूँ। पोलर ने तो क्या मैंने बताया था, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देगा,
ठीक है। और प्रोटीक मान लीजिए, अब ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि जब आप रिएक्शन प्रोसीड करवाते हो ना, पहले 10 स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं रिएक्शन प्रोसीड करवाती हूँ ना, तो ये देखिए, जब आप ये रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे थे और आपके पास इस तरह से कार्बोकेटायन बन गया था, तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है और आना भी चाहिए, अच्छी बात है, कि ये भी तो देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है और यही जाके वापस क्यों नहीं अटैक कर देता, घड़ा तो ये भी सोल्यूशन में ही है, तो Cl नेगेटिव इसके ऊपर जाके अटैक क्यों नहीं कर देता, क्योंकि इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, वाटर के पास तो सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे पहले जाने से पहले यही चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, जैसे ही Cl नेगेटिव निकलेगा, इसे कौन, इसके सराउंडिंग कौन एक मतलब कि इसको एक घेरा सा बना लेंगे, इसके चारों ओर सराउंडेड हो जाएंगे कौन, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। यानी कि जैसे बेचारा Cl, पहले तो Cl नेगेटिव को निकाल दिया ताकि वो दोबारा भी ना अपना रिश्ता वापस बना सके, पहले ही उसको इस तरह से घेर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसके चारों ओर एक स्फेरिकल सा सराउंडिंग बना दी, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव को रास्ता ही नहीं मिलेगा जाने का, और कौन चला जाएगा, वाटर, और जाके अटैक कर देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी, और वाटर पोलर प्रोटिक नेचर का होता है, ठीक है। अब आपने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 के अंदर। एक डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, फर्स्ट स्टेप है, लेकिन ओवरऑल कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, तभी रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। चौथा क्या है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की अरेंजमेंट हो सकती है लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पांचवा क्या है, वाटर, पोलर प्रोटिक नेचर का होना चाहिए, जो आप न्यूक्लियोफाइल लेके चले, वाटर का मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। ये और ये सराउंडिंग का मैंने बता दिया कि क्यों आपका क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके वापस अटैक क्यों नहीं कर पाता, ठीक है। मान लीजिए वो निकल भी गया और जाके अटैक करने लगे तो क्यों नहीं कर पाता। अब लास्ट में करेंगे ये वाले पॉइंट्स, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री आपके SN1 रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करती है। स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि उससे पहले, स्टीरियो केमिस्ट्री को जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स विच रोटेट द प्लेन डायरेक्शन, यानी कि जो रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि जो आप अगर एक सोल्यूशन ले लीजिए, उसमें आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप पिक्चर में देख सकते हो, पास करवाते हो, ठीक है। तो अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाते हो, तो अगर आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को वो रोटेट करते, उसकी डायरेक्शन को चेंज करते, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जिनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जो इसलिए इनको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो गए। अब अपन देखते हैं कि हमारा SN1 मैकेनिज्म से ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे जुड़ी हुई है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कार्बोकेटाइन बन गया, अभी मैंने मैकेनिज्म करवाया ना, और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बना हुआ, इसको पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर पहले इसकी ज्योमेट्री लिख लीजिए, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल जिसने आना है वो इजीली आके अटैक करेगा। अब Cl नेगेटिव मान लीजिए यहाँ ऊपर से निकला है, नीचे से कहीं से भी लगा लीजिए, मैंने ऊपर से लिख दिया, ठीक है, नीचे तो मान लो ऊपर से निकला है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ने आके ऊपर यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर, वो डिपेंड करता है कि वहाँ कहाँ पे जुड़ेगा, वैसे अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले दो पॉसिबिलिटी देखिए कि वो कैसे कैसे जुड़ेगा। अगर वो आके जुड़ता है यहाँ, मान लीजिए ये इस तरह से लगा, ठीक है, अगर वो जुड़ता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर 3 मोड बने हुए हैं ना, एक तो पॉजिटिव Cl नेगेटिव गिर गया, ठीक है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि वो जुड़ेगा यहाँ नीचे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। तो ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी। अब Cl की पोजीशन ऊपर दी थी और न्यूक्लियोफाइल भी ऊपर आके लग गया, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या रही, सेम। उसको बोलते हो आप रिटेंशन, क्या बोलते हो, रिटेंशन, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल नीचे वाली साइड पे जाके लग जाता है तो यहाँ हो जाता है इनवर्जन, क्या बन जाता है, इनवर्जन। और जो SN1 मैकेनिज्म में पॉसिबिलिटी दोनों की है, ऊपर जाके भी लग सकता है और आपका न्यूक्लियोफाइल नीचे जाके भी लग सकता है। अब पूछा जाए तो लेकिन ये भी देखा जाता है, यहाँ से भी लिख देते हैं कि हमें क्या मिलेगा, ये रेसोनेंस मिक्सचर मिलता है, यानी कि दोनों हमें 50-50% मिलते हैं। रेसोनेंस मिक्सचर होता है जिसके अंदर में दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, रिटेंशन वाला भी और इन्वर्जन वाला भी, ठीक है, जो 50-50% है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पर जो Cl नेगेटिव आयन निकला है, ठीक है, ये Cl नेगेटिव निकलने के बाद यहीं पर
इसका जो है घूमना लगा रहेगा, जिसकी वजह से ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को फिजिबिलिटी कहाँ होगी जाने में, यहाँ पर। इसलिए इन्वर्जन वाला 50% यहाँ पर होगा, 50% से ज़्यादा होगा, और यहाँ पर होगा 50% से लेस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिटेंशन हो गया और ये क्या हो गया आपका इन्वर्जन। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो हो गए जो प्लेन पोलराइज को जो रोटेशन कर देते हैं। और अब इसका बताते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखिए ये रैस्मिक मिक्सचर है, और देखा जाता है रैस्मिक मिक्सचर होता है वो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का मिक्सचर होता है। इनका जो नेचर होता है अपोजिट होता है, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन ये ऑप्टिकली डिफरेंट होते हैं। कैसे, एक प्लेन पोलराइज को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है और दूसरा इसे राइट साइड में कर देता है। जो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा उसे लीवर रोटेटरी बोलेंगे, जो राइट साइड में रोटेट करेगा उसे टेक्सटो रोटेटरी बोलेंगे। ठीक है, टेक्सटो रोटेटरी को डी से डिनोट करते हैं और लीवर रोटेटरी को एल से। यहाँ पर पॉजिटिव भी लगा देते हैं और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये जो मिक्सचर है, अब देखिए दोनों का ही मिक्सचर है। अगर मान लो ये वाला टेक्सटो रोटेटरी कर रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में कर रहा है, ये राइट साइड में कर रहा है, तो अगर ये राइट साइड में कर रहा है तो जितनी प्लेन पोलराइज लाइट का राइट डायरेक्शन में रोटेशन हो उतने को ही ये लेफ्ट साइड में कर देगा। तो यानी ऑलमोस्ट आपकी लाइट क्या होगी, पोलराइज्ड नहीं होगी, पोलराइज्ड नहीं होगी, क्योंकि एक डायरेक्शन में जितना प्लेन चेंज हुआ, मान लो लाइट ऐसे आ गई थी, ठीक है, और इसकी वजह से प्लेन ऐसे, ठीक है, राइट साइड में हो गया, उतना ही इसे लेफ्ट साइड में इसने रोटेट कर दिया। ओवरऑल लाइट का नेचर कैसा रह जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। यानी कि ऑप्टिकली इसने लाइट को रोटेशन नहीं किया, प्लेन को रोटेट नहीं किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो अगर प्लेन रोटेट ही नहीं हुआ, लाइट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, तो ओवरऑल यानी कि ये सब्सटेंस कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव ओवरऑल देखा जाए। और इन्हें जो ये जो सब्सटेंस मिलते हैं आप इनेंशियोमर्स बोलते हैं। इनेंशियोमर्स बोलते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, जो एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं करते, नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं, और एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो हमें इनेंशियोमर्स मिलेंगे, ठीक है, और ये मिलकर हमें क्या देंगे, रैस्मिक मिक्सचर देंगे। लेकिन एक्चुअली में हमें पूरा रैस्मिक मिक्सचर नहीं मिलता, मैंने आपको बताया इन्वर्जन हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो गया इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर, और ये है हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री, हमारे एसएनएल मैकेनिज्म की। तो यहाँ पर आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती हैं, यानी कि SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसे मैंने कुछ इस तरह से कहा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन, यानी कि आप कौन सा तरह का अल्काइल हैलाइड लेके चलोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके अकॉर्डिंग आपको कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आएगा टर्शरी, ये मैं पहले बता चुकी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और उसके बाद आएगा CH3X वाला। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आ जाता है अलाइलिक, ये वाला अलाइलिक पोजीशन वाला किया था ना, ये वाला। ठीक है, अलाइलिक पोजीशन अगर आपको दे रखा है और एक या बेंजाइलिक वाला दे रखा है, तो इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से लगा देंगे CH2X। ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, और यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो यहाँ पर अगर आपका कंपेयर किया जाए तो इसका मैंने सिंपल ऑर्डर बता दिया, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर आएगा इस पर, ठीक है, जिसके साथ कोई भी कार्बन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कौन ऐसा नंबर करेगा तो उसका ऑर्डर यही है। अगर आपसे पूछा जाए एलाइलिक, क्योंकि जैसे ही ये निकलेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। उसे कौन स्टेबलाइज करवाएगा, यहाँ से रेजोनेंस, और रेजोनेंस होकर आपके पास क्या बनेगा, इसकी बात कर रही हूँ मैं, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कार्बोकैटायन को रेजोनेंस ने स्टेबलाइज कर दिया। तो ये प्राइमरी के कंपैरिजन में अगर आप SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन करवाना चाहते हो तो एनालिक भी जल्दी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जो एनालिक हैलोल्केन्स है जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर भी ये बेंजाइलिक है, और बेंजाइलिक में ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पर भी अगर ये वाला ग्रुप निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसे कौन स्टेबलाइज करवा देगा, हमारा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलोल्केन्स हैं वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू आपके
प्राइमरी, जो प्राइमरी वाले से भी ज़्यादा इनका एक्सटेंट होता है कि SN1 रिएक्शन को शो करेंगे। जब आप SN2 करोगे ना, उसके अंदर उल्टा ऑर्डर देखोगे, उसके अंदर हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो आप आज जब SN1 की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, टर्शियरी हो गया, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर आएगा सिंपल मिथाइल हैलाइड। ठीक है, अगर बात करें आप इसकी, अगर एलाइलिक की और बेंजाइलिक की, तो एलाइलिक और बेंजाइलिक अपने रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से कार्बोकेटाइन को स्टेबल करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये भी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारे यहाँ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, हाँ जी नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब फर्स्ट स्टेप तभी होगा ना जब आपका लिविंग ग्रुप जाएगा। तो अगर आप इसकी बात करें तो आप जानते हो R और X में, यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, IB हो सकता है, BR हो सकता है, CL हो सकता है और F हो सकता है। और आप जानते हो, अपन बार बार पढ़ा हुआ है, R I का बॉन्ड सबसे वीक होता है, इसलिए I सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर आपका लिविंग की टेंडेंसी देखें तो सबसे ज़्यादा पहले आएगी I नेगेटिव, और फिर आएगा BR नेगेटिव, और फिर आएगा CL नेगेटिव, और फिर आएगा F नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि I वाला सबसे जल्दी निकलेगा। और यानी कि अगर हम हाइड्रोजन्स की लिविंग एज ए लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी देखें, ठीक है, तो सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, सबसे जल्दी ज़्यादा बॉन्ड किसका टूटेगा, आपके RI का टूटेगा। वैसे लिख सकते हो RI, फिर आएगा RBR, और फिर आएगा RCL, और फिर आएगा RF। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। अब तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ तक आ गया समझ में, आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ और आप देखिएगा कि जब आप नेचर का मैंने को सॉल्वेंट बता दिया, तो अभी मैंने आपको ऐसे तो बता दिया कि पोलर होना चाहिए, एटोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने वाटर का नेचर बताया, तो वाटर के अलावा कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो, आप ये मिथेनॉल यूज़ कर सकते हो, इथेनॉल यूज़ कर सकते हो, एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे ही प्रोटोन प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये पोलर नेचर कितना मैंने कहा ना आपका सॉल्वेंट का, या जो न्यूक्लियोफाइल लिख लीजिए, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसका नेचर लिख सकते हो आप, यानी कि सॉल्वेंट की तरफ भी काम कर रहा है, यानी कि जो पोलर नेचर है इनका वो बॉन्ड को तो कमजोर भी करवा रहे हैं RX के बॉन्ड को, और साथ साथ हम प्रोटॉन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। किस पे डिपेंड करती है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। आप देखोगे वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 80 के अबाउट यहाँ तक होता है, नियर अबाउट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, तो 80 के आसपास होता है। तो बॉर्डर जो है, तो यानी कि ये बहुत जल्दी बॉन्ड को RX के बॉन्ड को तोड़वाने में हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये इसके बॉन्ड को तोड़वाने में हेल्प करेगा, तो यानी कि इसका हो गया 80। इसी तरह से जो इथेनॉल है, इसका नियर 30 या 35 के आसपास होता है एग्जैक्टली। तो मुझे जितना ध्यान आ रहा है वो 30 या 35 के आसपास होगा। और जो आपका ये है, ये इसका कम होता है, आई थिंक इसका 5 या 6 इतना होता है, 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया 80 वाटर का। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बतानी थी, तो मैंने बता दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पर भी आपका, तो यानी कि एक तो जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, और जो सॉल्वेंट का काम करेगा पोलैरिटी की अगर आप देखें। ठीक है, जो एज ए पोलर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट ही लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार बॉन्ड को तोड़वाने की बात हो रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है, तो न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आएगा ना, तो सॉल्वेंट लिख लीजिए यहाँ। तो जो सॉल्वेंट अगर आएगा और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, उतनी जल्दी आपका RX बॉन्ड ब्रेक होगा, उतनी जल्दी फर्स्ट स्टेप प्रोसीड होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा SN1 मैकेनिज्म के बारे में, SN1 रिएक्शन कैसे होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर सपोर्ट करते हैं, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड होता है, कैसे कार्बोकेटाइल इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। और सेकंड स्टेप में कैसे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल मैंने बताया था उसके अंदर अटैक करेगा तो डीप्रोटोनेशन होगी, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल आएगा और आपका एक ऑक्सीजन से H को ले जाएगा और H3O पॉजिटिव निकल जाएगा, उसे डीप्रोटोनेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने सारा मैकेनिज्म और सारे स्टेप्स को पढ़ने की अच्छे से कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।